वेलकम टू तत्संबोध। आज का टॉपिक हमारा है H1B वीज़ा। ये इस टॉपिक इसलिए चुना गया है क्योंकि भारत और यूएस के रिलेशंस में कुछ फैक्टर्स बार बार आते रहते हैं। उसमें से H1B वीज़ा भी एक इशू है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर समझने पड़ेंगे, जिसमें कुछ सारे टर्म्स हैं, है ना। तो हमने कैटेगराइज किया है, जिसमें सबसे पहला चीज़ हम आपको बताएंगे कि एक पासपोर्ट और एक वीज़ा में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा, यूएसए के पर्सपेक्टिव से एक इमिग्रेंट और एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में क्या अंतर है। फिर हम समझेंगे कि इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में क्या अंतर है। उसके बाद हम लोग ग्रीन कार्ड पढ़ेंगे और फिर इंडियन कंसर्न्स को देखेंगे। साथ साथ H1B वीज़ा के बारे में जो बातें होंगी, जो उसके अंदर होगा, वो भी हम लोग इसके साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट का यूज़ कहाँ होता है? यूज़ बेस्ड ये आता है बार बार। जैसे कि आप भारत के रहने वाले हैं और यूएस से जाना चाहते हैं, तो यूएस वाला पहले ये असर्टेन करना चाहेगा ना कि आप हैं कहाँ के। तो इस वजह से आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये आपके पासपोर्ट ऑफिस से बनता है, जिसमें कि आपका बहुत सारा फ़ोटो, नेम, बर्थ डेट, इस तरह की चीज़ें उसमें रहती हैं। और मान लीजिए यूएस से भारत भी आना है, तो भारत आपको कैसे मानेगा कि आप भारत के ही हैं? तो आपको एक पासपोर्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी क्रम में वीज़ा जो होता है वो एक तरह का पासपोर्ट के साथ इशू होता है। यानी सबसे पहले पासपोर्ट जरूरी है, तभी वीज़ा मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वीज़ा कौन इशू करता है? जिस देश में आप जाने वाले हैं, यूएस से, है ना। आप जिस भी पर्पज से जाने वाले हैं, आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर वो इस बात से सहमत होते हैं तो वो एक गारंटी देते हैं कि ठीक है आप आइए, है ना। तो वो उसको वीज़ा कार्ड कहते हैं। समझ लीजिए कि एक तरह से आप किस किस चीज़ के लिए जा सकते हैं। आप वहाँ घूमने जा सकते हैं, आप वहाँ पढ़ने जा सकते हैं। आपका हो सकता है कि ऐसी कोई तबीयत खराब हो जाए, जैसे लंग कैंसर के ऑपरेशंस के लिए ऋषि कपूर जी न्यूयॉर्क गए थे, युवराज सिंह गए थे, है ना। तो मेडिकल पर्पस हो सकता है, या फिर अदर कोई ट्रैवल, सिंपल। तो इन सारे कारणों को लेकर आप वहाँ पे जा सकते हैं, है ना। हो सकता है कि वीज़ा एक एक ही बार के लिए इशू हो, या फिर एक ही वीज़ा पे आप दो चार बार भी जा सकते हैं। जैसे एक बार गए फिर आए, फिर गए फिर आए। जैसे आपको मान लीजिए ड्यूरेशन बेस्ड वीज़ा इशू हो गया कि 6 महीने के लिए आप यूएस में जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आप एक बार गए 10 दिन के लिए, फिर लौट आए, फिर गए 1 महीने बाद। तो अगर इस तरह की भी चीज़ें उसमें फैसिलिटी दी जाती है, तो ये एक वीज़ा हुआ। तो पासपोर्ट और वीज़ा में आपने डिफरेंस समझ लिया। फिर इसमें आता है इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में क्या डिफरेंस है। तो जिस पर्पस के लिए आप जाते हैं ना यूएस में, क्योंकि हमने यहाँ पे यूएसए के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से इसको यूएसए फोकस्ड हम लोग पढ़ रहे हैं ना। आप यूएसए में जिस पर्पस के लिए जाते हैं, वहीं से इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है। जैसे इमिग्रेंट वीज़ा उसको होता है जो परमानेंटली वहाँ रहने के लिए जाते हैं, लेकिन जितने बाकी सारी कैटेगरीज हैं उसके लिए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। जैसे आप वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न है कि हाँ हम 3 साल की डिग्री करने जा रहे हैं या 2 साल की डिग्री करने जा रहे हैं। आप वहाँ काम करने जा रहे हैं, तो रहने की इच्छा से नहीं जा रहे हैं परमानेंटली, है ना। तो उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। तो यही एक मूल डिफरेंस है इसमें। फिर आता है कि एक बहुत और बेसिक कि इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में क्या अंतर है ना। तो इस प्रोसेस को यहाँ देखिए, एक अच्छे से डायग्राम के थ्रू भी या फोटो के थ्रू भी समझाया गया है, जिसमें आप जहाँ से मान लीजिए भारत से आप जा रहे हैं, तो ये एमिग्रेंट हो गया। और जहाँ पे जा रहे हैं यूएस, यूएस के लिए आप इमिग्रेंट हो गए, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है टर्म्स का, ये दोनों सेम टर्म नहीं है। ठीक है, तो आप अगर भारत को छोड़ के जा रहे हैं तो यहाँ से एमिग्रेट कर रहे हैं, और यूएसए में जा रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए, तो वहाँ पर इमिग्रेंट हो रहे हैं। ठीक है, जो इसके आगे इससे भी वाइटल चीज़ है वो है ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड क्या होता है कि ये भी यूएसए के द्वारा ही इशू किया जाता है नॉन यूएस सिटीजन्स को, जो वहाँ पे परमानेंटली रह के काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है? फिर हम लोग क्यों नहीं H1B वीज़ा क्यों ले रहे हैं, ग्रीन कार्ड ही क्यों नहीं ले रहे हैं? हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसमें आपको पता चलेगा कि इसका प्रोसीजर इतना आसान नहीं है और ये जल्दी इशू भी नहीं होता है। ठीक है, आगे भी हम इसके बारे में जब H1B वीज़ा बताएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि इंडियंस कैसे इस ग्रीन कार्ड का यूज़ करते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझिए कि ग्रीन कार्ड क्या होता है, एक तरह का परमानेंट रेसिडेंट, वहाँ पर रह के आप काम करते हैं, कहाँ पे? यूएसए में, है ना। अब एक एडवांटेज क्या होता है कि जो लोग H1B वीज़ा लेते हैं, उसके बाद ग्रीन कार्ड अगर आपके पास है, तो वहाँ पर आप यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। अगर 3 से 5 साल आप वर्क करते हैं, तो आगे जाके आपको यूएसए की सिटीजनशिप मिलने की आशा हो जाती है ग्रीन कार्ड के थ्रू। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ परमानेंटली रह के काम कर रहे हैं,
जैसे इंडिया में हमारे यहाँ सिटीजनशिप आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें तकरीबन 12 साल आपको रहना पड़ता है ना, भारत में, तब जाके आपको यहाँ की नागरिकता मिलती है। वैसे ही नियम यूएसए के लिए भी है ना। तो वो एक द्वार खोलता है कि कोई यूएसए का सिटीजन बन सकता है। हम आगे H1B वीजा के बाद हम फर्दर इस पे लौटेंगे। अब देखिए H1B वीजा क्या है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी है, यानी आप परमानेंटली रहने के लिए नहीं जा रहे हैं, बाकी सारे पर्पस के लिए जा रहे हैं। और इसमें खास करके एम्प्लॉयमेंट एक मेजर चीज होता है, जिसमें बहुत सारी क्राइटेरिया भी दी हुई हैं कि आप एक स्पेसिफिक और एक स्पेशल ऑक्यूपेशन से जुड़े होने चाहिए, आपका ग्रेजुएट लेवल और उसके इक्विवेलेंट बैचलर्स डिग्री होनी जरूरी है ना। और जैसे कि बहुत सारे इसमें कैटेगरीज भी दिया हुआ है कि कैसे कैसे डिसिप्लिन्स में वो चीज़ मायने रखता है, या फिर कौन कौन से वैलिड हो सकते हैं, जैसे आईटी हो गया, फाइनेंस, अकाउंटिंग, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन एट्सेट्रा, है ना। तो बैचलर्स डिग्री या हायर डिग्री अगर आपके पास है तब तो कोई बात नहीं है, कम से कम इतनी डिग्री होनी चाहिए, है ना, तब इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करता कौन है? इसको यूज़ करती है जो भारतीय कंपनी यूएसए में है और वहाँ पे इंडियंस को वो जॉब देना चाहती है ना। तो आप काम करने के लिए वहाँ चले जाते हैं। वो इंडियंस को क्यों जॉब देते हैं, अमेरिकन को क्यों नहीं? क्योंकि अमेरिका में वेजेस का नियम है कि कम से कम इतना वेज आपको देना ही है इतने हाई फाई जॉब्स के लिए। और भारतीयों को तो एक मिनिमम क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप कम सैलरीज में भी काम चला सकते हैं। तो बेसिकली वो एक कॉस्ट कटिंग मैटर करता है। तो अब वहाँ पर होता क्या है कि H1B वीज़ा एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को हर साल ग्रांट किया जाता है। जैसे अगर बैचलर्स डिग्री वाले की बात करें तो लगभग 65,000 वहाँ पर इशू होता है, और मास्टर्स डिग्री के लिए भी 20,000 होता है। यानी एक साल में यूएसए में काम करने के लिए आप इस तरह से 85,000 लोगों को वो अलाउ करते हैं। कई लाख लोग उसमें फॉर्म डालते हैं, उसमें से वो चुना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी। और देखा जाता है कि 50 to 60% इंडियंस ही उसमें जाते हैं, क्योंकि सबसे अधिक वही लोग उसमें डालते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात H1B इशू की, वीज़ा की। अब आपको मैंने बता भी दिया कि एम्प्लॉयर क्यों प्रेफर करते हैं। ठीक है, एक तो कॉस्ट कटिंग हो गया, दूसरा ये है कि जो दूसरे तरीके हैं, जैसे मैंने आपको पहले ग्रीन कार्ड बताया था कि ग्रीन कार्ड परमानेंट वर्क के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो इतना आसान नहीं है, सबको मिलता नहीं है, उसका ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, और वो हैसल फ्री इतना नहीं है जितना कि H1B वीज़ा है। तो इसलिए एम्प्लॉयर वहाँ पे जो कंपनियां हैं वो प्रेफर करती हैं कि H1B ही ले लिया जाए। लेकिन रिकरेंट इसमें दिक्कत क्या आती है, आखिर ये न्यूज़ में रहता क्यों है? क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब थे और फिर जो बाइडेन का सरकार आ गया, तो दोनों की पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाती है। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब थे तो अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी लगाते थे, यानी वहाँ पे बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन, इन सब जैसे पॉलिसीज़ को। बेसिक बात यह है कि अगर आप अमेरिकन सॉइल पे हैं तो अमेरिका के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दीजिए। इससे दिक्कत क्या होगी? इससे एक दिक्कत तो ये होगी कि अगर आप अमेरिकन को एम्प्लॉय करते हैं तो सेम जॉब के लिए आपको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इकॉनमी पे आपको असर पड़ेगा आपकी कंपनीज़ का। दूसरा क्या दिक्कत है H1B इशू से रिलेटेड? दिक्कत यह है पॉलिसी मैटर से नहीं, जैसे कि आप वहाँ पर इन्फोसिस में काम करने गए और अगर आप वहाँ पर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत आने लगती है। फिर दिक्कत क्या आती है कि आपके बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए वो वीज़ा इशू होता है। आप जैसे ही कोई चेंज करते हैं वर्क प्रोफाइल तो आपको वहाँ की डिपार्टमेंट्स को बताने पड़ते हैं, और वो हो सकता है एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है ना एक्सेप्ट करें। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आपको वो तुरंत ही डिपोर्ट कर देंगे, और ऐसी सिचुएशंस में आपको 3 से 10 साल के लिए बैन भी कर सकते हैं यूएस में एंट्री पर। वैसे सिचुएशन में आपके पास एक रास्ता होता है कि आप फिर से जिस काम के लिए वीज़ा इशू हुआ था, आप फिर पुराने कंपनी में जाकर अगर काम करते हैं तब तो आपका वैलिडिटी रहेगा, वो अदरवाइज़ नहीं रहेगा। ये वीज़ा 6 साल के लिए होता है ना। तो ये बार बार क्योंकि आते रहता है, तो इसलिए हम लोगों को लगा कि इस पर एक बार डिस्कशन होना चाहिए, है ना। तो आप इसको बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। आई होप कि आपको ये इशू समझ में आ गया होगा, जब भी पेपर में आए तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। थैंक यू।